नमस्कार, द न्यूज की स्पीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। नमस्कार, मैं हूं वीणा लालवानी। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। कोरोना वैक्सीनेशन के बीच कई राज्यों में उत्साह कम होने की खबरों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अब तक के आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम तक 8 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। उन्होंने बताया कि बहुत कम लोगों में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। किसी भी टीकाकरण में यह बेहद आम बात है, इसलिए किसी भी शख्स को डरने की जरूरत नहीं है। वैसे डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है वो सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे फेज में सभी को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। जो भी 50 साल के ऊपर होंगे, ऐसे में सभी सांसद और विधायक जो 50 के ऊपर की उम्र के हैं, उनको दूसरे चरण में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 21 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बोस को असाधारण नेता बताते हुए उनके सांगठनिक कौशल को प्रेरणादायी बताया। शाह ने ट्वीट किया, मैं रास बिहारी बोस को श्रद्धांजलि देता हूँ। वे एक असाधारण नेता थे जिनके सांगठनिक कौशल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े हिस्से का निर्माण किया। वह गदर क्रांति और आजाद हिंद फौज को खड़ा करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देना जारी रखेगा। किसान संगठन और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की बातचीत हुई। बैठक के दौरान सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि जब तक रास्ता नहीं निकलता है तब तक एक निश्चित समय के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें सरकार और किसान दोनों ही। वहीं सरकार के इस प्रस्ताव पर किसानों नेताओं ने 22 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में जवाब देने को कहा है। 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद मणिपुर में कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूलों को 27 जनवरी से फिर से खोल दिया जाएगा। मणिपुर कैबिनेट ने 27 जनवरी से कक्षा 9वीं और उसके ऊपर की कक्षाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य शिक्षा विभाग ने कोविड-19 महामारी के कारण हुए पढ़ाई के नुकसान को पूरा करने के लिए सख्त एसओपी के साथ कक्षाएं फिर से शुरू करने की व्यवस्था की है। मणिपुर सरकार के अनुसार कक्षाओं में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों का पहले कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा और केवल नेगेटिव रिपोर्ट वाले छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल अटेंड करने के लिए छात्रों को अपने अभिभावकों से सहमति पत्र भी लेनी होगी। पेरेंट कंसेंट लेटर के बगैर भी छात्रों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने सूबे के हर गांव और हर एक घर तक प्रियंका गांधी के संघर्षों को पहुंचाने की रणनीति अपनाई है। इसके लिए नए साल पर कांग्रेस ने एक कैलेंडर तैयार किया है जिसमें प्रियंका गांधी के सोनभद्र जाने से लेकर हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने तक की तस्वीर लगाई गई है। प्रियंका की तस्वीर वाले इस कैलेंडर को घर घर तक पहुंचाने का काम कांग्रेस नेताओं ने शुरू कर दिया है। यूपी में कांग्रेस पार्टी फिलहाल संगठन सृजन अभियान के जरिए अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने में लगी है। प्रदेश में न्याय पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के गठन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इतना ही, कांग्रेस के पदाधिकारी 3 जनवरी से अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास पर हैं। कोविड-19 वैक्सीन के प्रति हिचक, भ्रम और दुष्प्रचार को दूर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभियान शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत संदेश देने के लिए पोस्टर तैयार किए गए हैं। केंद्र सरकार खुद भी प्रचार अभियान चलाएगी और राज्यों से भी प्रचार अभियान चलाने को कहेगी। कैंपेन लॉन्च करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हमारी एक को ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के बहुत से देश हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप वैक्सीन एक्सपोर्ट कीजिए। देश की शीर्ष जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एक निजी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी की मौत के 5 महीने बाद उसकी जांच का जिम्मा हरियाणा पुलिस से अपने हाथों में लिया है। यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट धीरज अहलावत 5 महीने पहले गुरुग्राम स्थित अपने घर से लापता हो गए थे। उसके 2 दिन बाद शहर से सटे दिल्ली में उनकी लाश मिली थी। धीरज अहलावत गुरुग्राम के सेक्टर
46 में रहते थे। 38 वर्षीय धीरज पिछले साल 5 अगस्त को घर से बाहर टहलने निकले थे, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आए। 2 दिन बाद दिल्ली के रोहिणी में उनकी लाश लावारिस हालत में मिली। उनके परिवार ने तब आरोप लगाया था कि बड़ी साजिश के तहत पहले उनका अपहरण किया गया और बाद में हत्या कर दी गई, क्योंकि वह कॉरपोरेट लोन डील कर रहे थे। धीरज यस बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग विभाग में बतौर वाइस प्रेसिडेंट कार्यरत थे। धीरज की लाश एक नहर में मिली थी। तब उनके परिवार ने देखा था कि उनकी कलाई पर राखी बंधी है, जो उनकी बहन ने बांधी थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 7 हत्यारों की रिहाई पर फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल 3-4 दिन में लेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 7 दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु कैबिनेट के फैसले पर अंतिम निर्णय तमिलनाडु के राज्यपाल ही लेंगे। गौरतलब है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी की सन 1991 में तमिलनाडु के श्रीपंतबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान हत्या के मामले में नलिनी और 6 अन्य लोगों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आतंकी संगठन लिट्टे पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,92,308 रह गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.81% है। देश के कुल उपचाराधीन मामलों में 73% मामले केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि अब तक कुल 8,06,484 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के अंतराल में आयोजित 2,398 सत्रों में 1,31,649 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक कुल 14,118 सत्र आयोजित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को एक नई पार्टी अस्तित्व में आई। गुरुवार की शाम 4 बजे 35 साल के मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिए। इस पार्टी के सामने आने से पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की तस्वीर बदल गई है। सिद्दीकी की अभी राजनेता के तौर पर हैसियत साबित नहीं हुई है। हालांकि ऐसी जानकारी है कि वो लगभग 50 सीटों तक अपनी नई पार्टी के नेता उतार सकते हैं। हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ के धर्मगुरु सिद्दीकी यहां पर दलित, मटुआ और मुस्लिम समुदाय के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। उन्हें यहां पर भाईजान के नाम से बुलाया जाता है। भोपाल में 17 वर्षीय एक कथित दुष्कर्म पीड़िता की बुधवार रात को एक अस्पताल में मौत हो गई। दुष्कर्म के इस मामले में एक अखबार का मालिक आरोपी है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किशोरी ने यहां सरकारी बालिका आश्रय गृह में नींद की गोलियां खा ली थी। इसके बाद उसे सोमवार रात को गंभीर हालत में सरकारी हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिला प्रशासन ने बुधवार को ही इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ID चौरसिया ने बताया कि किशोरी को सोमवार रात को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार रात को उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। किसान आंदोलन का आज 57वां दिन है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इसी मुद्दे पर किसान संगठनों और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच आज बैठक हुई। बैठक में किसानों ने साफ किया है कि वो हर साल में दिल्ली के आउटर रिंग रोड में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के हुगली जिला की युवा इकाई के अध्यक्ष सुरेश साहू समेत 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान गोली मारो के आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बुधवार को हुगली जिला में पार्टी के कार्यक्रम में इस तरह की कथित नारेबाजी की थी, जिसके बाद जिला पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। तमिलनाडु की राजनीति में अपने हाथ मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली है। वे एक बार फिर दोबारा तमिलनाडु राज्य के दौरे पर निकलने वाले हैं। राहुल गांधी इस बार 3 दिन के तमिलनाडु दौरे पर निकल रहे हैं, जहां वे 23 जनवरी की सुबह पहुंच जाएंगे।
तमिलनाडु कांग्रेस द्वारा जारी किए गए राहुल गांधी के दौरे की योजना के अनुसार राहुल गांधी एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से 23 जनवरी की सुबह करीब 8:15 पर कोयम्बटूर पहुंच जाएंगे, जहां से वे सबसे पहले तमिलनाडु राज्य के MSME क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे तमिलनाडु के तिरुपुर जिले पहुंचेंगे, जहां राहुल गांधी औद्योगिक मजदूरों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद 24 जनवरी के दिन राहुल गांधी इरोड जिला पहुंचेंगे, जहां वे बुनकरों से उनकी स्थिति परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ ड्रोन वाली साजिश रची जा रही है। पिछले दिनों में पाकिस्तानी सेना और आतंकी ISI के कहने पर ड्रोन के जरिए हथियारों को भेजने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान द्वारा पिछले कुछ महीनों में 10 बार से ज्यादा ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की नाकाम कोशिश की गई है। पाकिस्तान की इस चाल को नाकाम करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंटरनेशनल बॉर्डर पर मोबाइल हंटिंग टीम तैनात करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस टीम में पूरा एक टेक्निकल विंग होगा, जो एंटी ड्रोन सिस्टम से आए इनपुट्स के आधार पर एक्शन लेगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स इस समय 62 VIP को सुरक्षा कवर दे रहा है। इस बात की जानकारी CRPF के DG AP महेश्वरी ने दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते CRPF के 60 जवानों ने अपनी जान गंवाई है। हम उनके परिवारों की हर संभव मदद कर रहे हैं। CRPF के DG AP महेश्वरी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 2020 में 215 आतंकियों को ढेर किया है, जिसमें रियाज नायडू जैसा खूंखार आतंकी शामिल है। अगर हम जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बात करें तो 51 आतंकियों को पकड़ा, 8 आतंकियों ने सरेंडर किया, 254 एनकाउंटर जम्मू कश्मीर में हुए हैं, 360 से ज्यादा हथियार CRPF ने जब्त किए हैं। तमिलनाडु के चेन्नई के पास कट्टुपल्ली बंदरगाह को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी का आरोप है कि तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए मोदी सरकार अपने अमीर कारोबारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने में लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट करते हुए लिखा, कट्टुपल्ली में बंदरगाह का निर्माण पूरी तरह से गलत है, लेकिन मोदी सरकार यहां फिर भी निर्माण करवाने में जुटी हुई है। अपने दोस्तों को देश को सौंपना लगातार जारी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप इस स्थान पर पोर्ट का निर्माण कर रहा है, जबकि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है। साथ ही अगर ऐसा होता है तो समुद्री जीवन मछुआरों को काफी नुकसान होने जा रहा है। नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की शुरुआत को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस मौके पर PM नरेंद्र मोदी भी 23 जनवरी को कोलकाता के दौरे पर होंगे। इसके साथ ही PM मोदी असम के शिवसागर में जेरंगा पाथर भी जाएंगे, जहां वे 1.06 लाख भूमि पट्टे आवंटन प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस अटैकिंग मोड में है। पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं 22 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें किसान आंदोलन से लेकर आंतरिक चुनाव पर चर्चा होगी। पार्टी की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे होगी। इस समय कांग्रेस पार्टी के आंतरिक चुनाव को लेकर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लगातार पार्टी पर दबाव बन रहा है। इसको लेकर चले इलेक्शन अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। अब गेंद कांग्रेस कार्य समिति के पाले में है। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए AICC मेंबर की लिस्ट बनी है और उनके लिए डिजिटल ID कार्ड बनाए गए हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ 3 साल के लिए होगा और यह कुल टर्म अध्यक्ष का चुनाव नहीं है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार और विपक्ष के बीच तानातानी जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह आजादी से पहले जैसी हालत करने जा रहे हैं। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसानों की समस्याओं का हल निकले। साथ ही कहा कि 50 वर्षों तक कांग्रेस द्वारा चलाई गई विनाशकारी नीतियों से किसान गरीब हुआ है। किसानों के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने बाकायदा 10 बिंदुओं पर हिसाब मांगा है। इसके साथ समितियों में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले भाजपा नेताओं की सूची जारी कर सवाल किया कि कौन सा भाजपा नेता दूसरे राज्य में धान बेचने के लिए गया, किसने प्राइवेट मंडी में धान बेचा। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा है।
कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि किसानों के साथ धोखा देना भाजपा के डीएनए में है। जो जियो के आने के बाद उन्होंने बीएसएनएल के साथ किया, वही अदानी की मंडी आने के बाद किसानों का होगा। जो हाल किसानों के साथ अंग्रेजों ने किया, वही ये किसानों के साथ बीजेपी करने जा रही है। उन्होंने प्रत्येक जिले में भाजपा नेताओं द्वारा बेचे गए धान का विवरण जारी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में अपने विभागों के सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनिज साधन, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, वित्त विभाग के सचिव अलरमेल मंगई, खनिज संसाधन विभाग के सचिव अनब लगन, विशेष सचिव ऊर्जा विभाग अंकित आनंद, प्रबंधक निदेशक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हर्ष गौतम, सीईओ क्रेडा आलोक कटियार, जनसंपर्क विभाग के सचिव डीडी सिंह, आयुक्त जनसंपर्क तारण प्रकाश सिन्हा, प्रबंध संचालक खनिज विभाग निगम समीर विश्नोई, विमानन विभाग के संचालक नीलम नामदेव एक्का उपस्थित थे। कांकेर के राजमहल में चोरों ने धावा बोलकर देवी देवताओं की बहुमूल्य मूर्तियों समेत कीमती सामानों पर अपना हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारियों समेत पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। कांकेर के राज परिवार में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब महल से लगे स्टोर रूम में चोरों ने खिड़की का ग्रिल काटकर अंदर रखे देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां और बर्तन पर अपना हाथ साफ कर दिया। राज परिवार द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि मूर्तियां 100 से 150 साल पुरानी है और धातुओं से निर्मित है। ट्रेन में मिली मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की को परिजनों तक पहुंचाने में आरपीएफ और रायपुर पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। लड़की के परिजनों ने लड़की के सुरक्षित वापसी के लिए आरपीएफ और रायपुर पुलिस का आभार जताया है। जानकारी के अनुसार 20 जनवरी को रात्रि करीबन 9 बजे आरपीएफ थाना डोंगरगढ़ से न्यू राजेंद्र नगर थाना प्रभारी के पास कॉल आया कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से एक 19 वर्षीय लड़की को संदेह पर ट्रेन ड्यूटी स्टाफ द्वारा उतारा गया है। लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लड़की अपने पिता का नाम रवि रवानी बताते हुए तेलीबांधा एरिया का पता बता रही है। मुआवजा लेने के बाद नेशनल हाईवे के किनारे अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई। एनएचएआई और जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमणकारियों के कब्जे पर आज जेसीबी चलाया। जानकारी के मुताबिक पिछले कई वर्षों से अतिक्रमणकारियों ने यहां दुकानों का अवैध निर्माण कर उसका संचालन कर रहे थे। प्रशासन द्वारा इन्हें मुआवजा दिया जा चुका है, उसके बावजूद इन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद आज एनएचएआई जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और हाईवे के दोनों तरफ 30 मीटर के दायरे में स्थित कब्जों पर जेसीबी चलाया। कृषि कानूनों पर चल रही सियासत के बीच प्रदेश में भाजपा के किसान आंदोलन पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि भाजपा को छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए आंदोलन नहीं बल्कि प्रायश्चित करना चाहिए। अगर भाजपा नेताओं को लगता है कि निजी मंडियों में फसलों को अधिक कीमत मिल सकती है तो उन्होंने अपना धान किसी निजी मंडी में अधिक कीमत पर बेचकर किसानों के सामने उदाहरण पेश क्यों नहीं किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि वह छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को चुनौती देते हैं कि वे अभी भी अपना बचा हुआ धान देश के किसी भी निजी मंडी में ले जाए और समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर धान बेचकर दिखा दे। उन्होंने कहा है कि अगर वे मूल्य पा भी जाए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिलने वाली राशि कहां से जुटाएंगे ये भी बता दे। राजधानी के बैजनाथपारा के सूने मकान में चोरी के मामले में साइबर पुलिस राजस्थान के अजमेर से 2 आरोपियों को पकड़कर लाई है। आरोपियों से पूछताछ कर रिमांड पर भेजा जाएगा। कोतवाली थाना पुलिस के मुताबिक बैजनाथपारा इलाके में कश्मीर से आए कपड़ा कारोबारी किराए में रहते थे। 30 दिसंबर 2020 को इनके सूने मकान से 2,30,000 नकदी रकम की चोरी होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले की जांच में पता चला कि 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश निवासी कुछ फेरी वाले किराए के मकान देखने आए थे। आरोपियों को पहले से सूचना थी कि यहां और भी लोग रहते हैं और इस जगह पर रुपए रखे हुए हैं। आरोपियों ने कमरे का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी, जिसके बाद आरोपियों की पतासाजी कर राजस्थान के अजमेर से 2 आरोपी नजीम अनवर और शमशाद अली को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया है। एक युवक किन्नर से शादी करना चाहता था। किन्नर ने इसके लिए मना किया तो युवक ने उस पर देशी कट्टे से गोली चला दी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस गोली कांड में किन्नर सोनू की जान बच गई। पूरा मामला मनेंद्रगढ़ के चनावरी डाह इलाके का है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं किन्नर समाज ने उक्त युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पुलिस से की है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कबड्डी खेलते खेलते एक युवक की चंद सेकंड में जान चली गई। दरअसल कुरुद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोजी में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। बुधवार शाम दूसरे दिन कोकड़ी और पटेवा के बीच मैच चल रहा था। जब खिलाड़ी नरेंद्र साहू की बारी आई तो वह सांस थामकर विपक्षी पाले में दाव खेलने गया। इस दौरान उसे खिलाड़ियों ने घेर लिया। युवक कबड्डी का दाव हारने के साथ साथ जिंदगी की जंग भी हार गया। खिलाड़ियों के पकड़ते ही वो अचानक जमीन पर गिर गया और उसकी गर्दन मुड़ गई। शुरुआती जांच में दिल का दौरा पड़ने से खिलाड़ी की मौत की बात सामने आ रही है। राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव के खिलाफ पुतला दहन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पर आज पुतला दहन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंदू देवी देवता के अपमान को लेकर यहां जोरदार प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग करते हुए नारेबाजी की है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने निर्माता और कलाकारों की गिरफ्तारी की मांग की है। दिवंगत बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक्टर के फैंस के साथ एक अच्छी खबर साझा की है। श्वेता ने बताया कि बर्कले में स्थित यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया में सुशांत के नाम पर एक मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि ये सुशांत के उन कुछ सपनों में से एक था जिसे वो हमेशा पूरा करना चाहता था। श्वेता ने ट्वीट में 2 तस्वीरें शेयर की है, जिनमें से एक में सुशांत की इंस्टा पोस्ट का स्क्रीनशॉट है, जबकि दूसरी में एक वेबसाइट पर प्रकाशित हुई खबर जिसमें सुशांत मेमोरियल फंड के बारे में बताया गया है। श्वेता ने अपनी ट्वीट में लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भाई के 35वें जन्मदिन पर उसके सपनों में से एक को पूरा करने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया है। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट की ओर से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम, केंद्र सरकार और फिल्म डायरेक्टर को नोटिस भेजा गया है। याचिका में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही फिल्मों के कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग की गई है। बता दें कि ये याचिका मिर्जापुर के एक निवासी ने दाखिल की है। याचिका में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही फिल्मों के कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता एसके कुमार ने अपनी अर्जी में कहा है कि वेब सीरीज में मिर्जापुर शहर को आतंकी और अवैध गतिविधियों में लिप्त शहर दिखाया गया है, जो कि जनपद की छवि को खराब करता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान जानी मानी अभिनेत्री में से एक है। वे अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। उनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है। सारा अपने फैंस के साथ हर पल शेयर करती दिखती हैं। फिलहाल सारा अली खान मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही है। उनके साथ इस वेकेशन में उनकी मां अमृता राव और भाई इब्राहिम अली खान शामिल हैं। सारा ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उनका पूरा परिवार नजर आ रहा है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी के घर हाल ही में बेटी ने जन्म लिया। सोशल मीडिया पर मनोज ने दूसरी बार बेटी का पिता बनने की खुशी जाहिर की। उन्होंने बेटी को गोद में लिए फोटो भी शेयर की थी। अब एक इंटरव्यू में मनोज ने बताया कि उन्होंने अपनी नन्ही परी का क्या नाम रखा है। साथ ही मनोज ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी रीति ने छोटी बहन का नाम रखा है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का 21 जनवरी को बर्थडे है। सुशांत अब हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें सभी के दिलों में ताजा हैं। हर कोई सुशांत को उनके बर्थडे पर याद कर रहा है। सुशांत के एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी सोशल मीडिया पर एक्टर के वीडियो शेयर किए हैं और इमोशनल नोट भी लिखा है। अंकिता ने लिखा, पता नहीं कैसे शुरू करूं और क्या कहूं, लेकिन आज मैं सुशांत के कुछ पुराने वीडियो शेयर कर रही हूं। ये ही कुछ मेमोरीज हैं जो सुशांत के साथ की मेरे पास है और मैं इसे हमेशा ऐसे ही याद रखूंगी।
खुशी, बुद्धिमान, रोमांटिक और प्यारा। स्पीड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे लेंगे इजाजत। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ द न्यूज।